विशाल, मुझे बड़ा ऑड लगा अभी रिसेंटली। मेरे पड़ोस में जो अंकल रहते हैं, उनकी बिटिया है, बहुत छोटी सी, बड़ी प्यारी सी बच्ची है। वो एक दिन घर आई और कहती है कि मेरे घर में गेस्ट आए हैं। हाँ, तो मैंने पूछा कौन आया है, तो उसने कहा कि मेरे दादा दादी आए हैं। क्या बात कर रही हो? हाँ, तो मुझे दादा दादी गेस्ट। हाँ, तो मुझे सुनकर बहुत ही अजीब लगा कि वो अपने दादा दादी को गेस्ट बोल रही थी। ओके, मतलब ऐसा क्यों? आई थिंक शायद उसके पेरेंट्स ने उसको कुछ ऐसा बोला है। वो उसका कहना था कि मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि जो लोग कभी कभी घर आते हैं वो लोग गेस्ट होते हैं। और वो तो जब भी दादा दादी घर आते थे, हाँ, उसे लगता था गेस्ट आए हैं। और वो उनसे पेश भी वैसी आ रही थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि उसके दादा दादी घर आए हैं। वो उनसे ऐसी बिहेव कर रही थी जैसे घर में मेहमान आए। यार एक्चुअली में पता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने घर का जो इन्वायरमेंट है, घर का माहौल जो है, इनफैक्ट आप जितने भी बड़े जो मम्मी पापा होते हैं वो अपने बच्चों से किस तरह से बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें इन रिलेशंस की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। हाँ। नहीं तो फिर एक फॉर्मेलिटी ही रह जाएगी, जैसे अभी वनिता ने बताया। राइट। और मुझे क्या लगा कि शायद ये उनके पार्ट पर गलती नहीं थी। इनफैक्ट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे जिस वजह से दादा दादी उसके साथ नहीं रह सकते थे। और ज़्यादातर आजकल हिंदुस्तानी घरों में ऐसा हो रहा है कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, देखो मैं अपनी दादी को कितना मिस करता हूँ और मेरी दादी मुझे कितना मिस करती है, लेकिन हम साथ ही नहीं रह पाते। राइट। कई बार ऐसी चीजें आती है। ये जो जॉइंट फैमिली वाली जो तुम बात कह रही हो ना, ये जो जॉइंट फैमिली वाला कल्चर है, ये तो बहुत सालों से हमारे देश में चलता आ रहा है। राइट। न्यूक्लियर फैमिलीज के अपने फायदे होते हैं। जो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं वो उसके एडवांटेजेस बताते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने के भी एडवांटेजेस कम नहीं है। इनफैक्ट एक जॉइंट फैमिली में रहकर जिस तरह के संस्कार बच्चों को मिलते हैं, वो एक न्यूक्लियर फैमिली में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। अब तुम मुझे देखो ना यार, मतलब कई ऐसी बातें हैं जो मुझे पता नहीं थी, लेकिन थ्रू माय दादा एंड माय दादी मैंने बहुत सारी चीजें जानी। बहुत कुछ ऐसी चीजें जो मुझे पता नहीं शायद कोई बताता या नहीं बताता, या मुझे कभी पता चलती या नहीं चलती। जैसे लेट्स से अतिथि देवो भव, यू नो, अतिथि देवो भव जो एक टर्म है, मुझे इसका मतलब नहीं पता था। मैंने सुना तो बहुत लोगों से था, मतलब बहुत लोग इसके बारे में बोलते भी थे, अतिथि देवो भव, लेकिन मुझे आज तक इसका मतलब नहीं पता चला। और वो मतलब बताया मेरे दादा दादी। अतिथि देवो भव का मतलब कि हमारे घर आने वाले जो अतिथि हैं वो देवता के समान है। बिल्कुल। और तभी हम उनकी खातिरदारी करते हैं, क्योंकि हमारे घर में देवता आए होते हैं। राइट। तो ये सारी बातें मुझे मेरे दादा दादी के थ्रू पता चली है। इसीलिए मुझे लगता है कि अतिथि के साथ कैसे हमें पेश आना चाहिए, ये भी जानना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो एक टर्म है अतिथि देवो भव, कितना हम अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं और क्या कुछ समझते हैं इसके बारे में, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज इसी के मतलब को समझते हैं हम। अलग अलग परंपराएं। या देवी सर्वभूतेषु। अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग वेशभूषा। हिंदुस्तान की संस्कृति भले ही विविधता लिए हुए है, लेकिन हर हिंदुस्तानी के संस्कार एक से ही हैं, उनके मन के भाव एक से ही हैं। ऐसे भाव जो माता पिता और गुरु को ही नहीं, मेहमान को भी भगवान का दर्जा देते हैं। भाव जो कहते हैं अतिथि देवो भव। उपनिषद के तीसरे उपनिषद में एक सूक्त है जिसमें पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव कहा गया है। अतिथि देवो भव का भाव किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये फीलिंग हिंदुस्तान की संस्कृति में बसी है। अल्लाह मेरे रिज़्क की बरकत न चली जाए, 2 दिन से मेरे घर में मेहमान ही आए। रिज़्क का मतलब होता है अनाज। कुरान शरीफ में भी ये कहा गया है कि मेहमान अल्लाह का ही एक रूप होता है। हर दर्शन में, हर धर्म में, भारतीय धर्म और जीवन मूल्य में मेहमान को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और कहा गया है कि अतिथि देवो भव। अतिथि मतलब जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो। भले ही आप दिन भर का स्केड्यूल फिक्स कर लें, लेकिन अतिथि के आने का स्केड्यूल फिक्स नहीं कर सकते। ऐसे में आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में अतिथि के लिए टाइम निकाल पाना मुश्किल हो जाता है।
मगर जरा सोचिए, हर काम हमारी सुविधा के हिसाब से तो नहीं होते ना। लेकिन जब हम उन्हें अच्छी सोच के साथ करते हैं तो उन्हीं में हम कंफर्टेबल लगने लगते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अपने घर की सुख सुविधाओं और आराम को छोड़कर बहुत मजबूरी में ही कोई किसी के घर जाता है, ख़ास तौर पे महानगर। नौकरी की चाह, अदालतबाजी, मुकदमेबाजी और इलाज की ज़रूरतों की वजह से यहाँ पे आमूमन लोगों के घर मेहमान आ जाते हैं। ऐसे में थोड़ी सी सहन शक्ति और उदार मन बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को वो उस भाव से हम वेलकम कह सकें जिस भाव से हम अपने लिए वेलकम सुनना चाहते हैं। अतिथि सेवा का हमारी संस्कृति और परंपरा में एक अहम जगह रही है। भारतीय संस्कृति में पुराने जमाने से यही परंपरा रही है कि पहले अतिथि को खिलाकर बाद में खुद खाना खाएं। इससे हमारे अंदर त्याग, प्यार और करुणा जैसे अच्छे गुण आते हैं। इसलिए सुखी जीवन के लिए जरूरी है कि हम आज भी अपने अंदर इन गुणों को बनाए रखें। जब हमारे घर में कोई आए तो कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यूँ तो सभी जानते हैं कि बेसिक जो एटिकेट्स है, यानी सामान्य शिष्टाचारों का पालन करना आवश्यक है। साथ साथ में अपने घर के अन्य सदस्यों को, ख़ास तौर से बच्चों को, उस अतिथि के साथ घुलने मिलने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अलावा उस अतिथि की जो गेस्ट है आपके घर में, उसके आराम का और उसकी जो कंफर्टेबलनेस है उसका थोड़ा ध्यान रखें। ख़ास तौर से अगर अतिथि काफ़ी उम्र दराज हैं और बीमार हैं तो उनकी सुख सुविधाओं का आपको थोड़ा सा समय निकाल के ध्यान रखना ज़रूरी है। अतिथि शब्द सिर्फ घर पर आए व्यक्ति के लिए ही नहीं, दूसरे देश से हमारे देश में आने वाला व्यक्ति भी हमारा अतिथि होता है। दूसरे देश से हमारे देश में कदम रखने वाले अतिथि हमारी संस्कृति, हमारे अच्छे विचारों से प्रेरित होकर हमारे यहाँ आता है। ऐसे में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करें कि भारत हमेशा उनकी खूबसूरत यादों में बसा हो। जब कोई भी विदेशी भारत आके भारत दर्शन करने का मन बनाता है तो सबसे पहले भारत की जो छवि होती है वो होती है सांस्कृतिक मूल्यों की छवि। आज सारे विश्व में भारत का समाज मानवीय मूल्यों के भरपूर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज भी इस मॉडर्न टाइम में भी भारत का समाज एक ऐसा समाज है जहाँ के लोगों का एक दूसरे के प्रति मानवीय रवैया है। परंतु सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी का भाव तब आता है जब विदेश से आए मेहमानों को हम नमूनों की तरह मानते हैं। उनकी अलग तरह की वेशभूषा और उनके रंग रूप को एक तमाशबीन की तरह देखा जाता है। यहाँ तक कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की बात है कि जिस जीवन मूल्य में अतिथि देवो भव है, यानी सारे दर्शन, यहाँ तक कि ईसाईयत में भी कहा गया है कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ। सारे दर्शन, सारे धर्म, इंसानियत मूल्य हमें अतिथि को ईश्वर का रूप मानते हैं। वो अतिथि जिसमें ईश्वर समाया है और आपके प्रेम और सत्कार के लिए वो खुद अपने आप आपके घर चलकर आया है। ऐसे में उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ साथ में वो नैतिक दृष्टिकोण से उनके साथ एक सद्भाव भी रखना ज़रूरी है। तभी इन सारे जीवन मूल्यों को हम समझ सकेंगे। मेहमान चाहे आपके घर आए या आपके देश, हमेशा याद रखें कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए उनका स्वागत करें और उनका ख्याल रखें, जिससे आपके घर से जाते वक्त उनके चेहरे पर भी मुस्कान हो और अतिथि देवो भव का भाव दिलों में बना रहे। अतिथि देवो भव, इस भाव को अगर हम समझ लेंगे, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लेंगे तो हमारे लिए कामयाबी के सभी रास्ते खुल जाएंगे। अगर हमारे अंदर सेवा की भावना आ जाती है तो प्यार की भावना, क्षमा की भावना भी अपने आप आ ही जाती है। तो इसीलिए अतिथि को देव समान समझें और जब भी आपके घर आए अच्छे से उनकी खातिरदारी कीजिए और एक परिवार का हिस्सा ही बना के रखिए उन्हें, क्योंकि जब तक आप अपने आसपास के लोगों को, आसपास जितने भी आपके लोग हैं, आपकी सोसाइटी है, आपका पूरा एक देश है, दुनिया है, जब उसको एक परिवार की तरह लेके चलेंगे तो आप उसका ख्याल भी रखेंगे। बिल्कुल, है ना। और पता है मेरे दादा दादी ने और भी बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई है मुझे, जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो मतलब you'll be amazed। बताओ। ब्रेक के बाद। ओके, राइट। लेकिन बहुत छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, जल्दी वापस आ रहे हैं।